नमस्कार दोस्तों। हमने कल विश्व इतिहास के बारे में आपको बताया था। विश्व इतिहास के अंदर मैंने शुरुआत की थी आपसे कि प्राचीन से मध्यकाल तक, प्राचीन से मध्य, मध्य से आधुनिक काल तक हम कल पहुंचे थे। इसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि किस प्रकार प्राचीन सभ्यता, यूरोप की सबसे प्राचीन सभ्यता यूनान की सभ्यता विकसित हुई। यूनान की सभ्यता के अंदर 4 राज्य, जो उसके नगर राज्य जो फेमस हुए, उसका नाम था एथेंस, स्पार्टा, कोरिंथ और थीबू। इन 4 राज्यों का पतन होता है क्योंकि ये लोगों का बौद्धिक स्तर पे तो मानवता को इन्होंने बहुत कुछ दिया, नहीं साम्राज्यवादी इनकी नीति नहीं थी, जिसका खामियाजा इन शासकों को ईरान के आक्रमण डेरियस के द्वारा प्रभावित होना पड़ा। ठीक है, डेरियस ने पहले आक्रमण किया, उसके बाद में मेघ दुनिया के शासक फिलिप ने 336 बीसी के अंदर इस पर आक्रमण करके इसको नष्ट किया। उसके बाद आप देखने को मिलेगा कि फिलिप के ही पुत्र आपको सिकंदर महान, सिकंदर ने पूर्व की ओर विस्तार किया और ईरान का नष्ट किया, और उसके बाद में भारत पे आक्रमण किया और वापस जाते रहे, उसकी मृत्यु हो जाती है 3 में। ये कल मैं आपको बता चुका था। इसके बाद आपकी यही इसी जगह यूरोप के अंदर, दक्षिण के अंदर इटली में रोम की सभ्यता विकसित होती है। रोम की सभ्यता प्रारंभिक रूप से सैनिक अधिकारियों द्वारा विकसित की जाती है, जिसके अंदर आपको मिलता है इंडो आर्यन शाखा इटेलियंस द्वारा इस क्षेत्र पर अधिकार किया जाता है। अब यूनान की दृष्टि से बौद्धिक थी, लेकिन अब इसके बाद में उसके जूलियस सीजर, इनके व्यापक विस्तार कौन करता है? पाम्पे और जूलियस सीजर। पाम्पे सैनिक अधिकारी होते हैं, पाम्पे और जूलियस सीजर ये लोग क्या करते हैं? इस सभ्यता का विकास करते हैं और इस सभ्यता को टॉप पे लेके जाते हैं। और ये क्या हो जाती है, इसके बाद जूलियस सीजर के बाद में आपका इसका उत्तराधिकारी होता है आगस्टस इसको गणतंत्र से किस में चेंज कर देता है? राजतंत्र के अंदर आगस्टस यहाँ का शासक बन जाता है। और फिर इस प्रकार ये पूरी की पूरी सब रोमन सभ्यता आपके विस्तृत रूप धारण कर लेती है, क्योंकि ये कहाँ थे? उत्तरी अमेरिका तक, उत्तरी अफ्रीका के भाग में, और इधर आपके अटलांटिक सी और इधर आपके काला सागर, इन तीनों चारों सागरों के बीच में होती है। अब इसके जब विस्तार इतना ज़्यादा होता है तो इसका विखंडन होना लाजमी था। तो इसका विखंडन होता है तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी और पूर्वी रोमन साम्राज्य की कुस्तुंतुनिया। उसके बाद मैंने इसके पतन का कारण बताया था, जर्मन आक्रमणकारियों की वजह से, यहाँ पे सामंतवादी व्यवस्था। उसके बाद आपको पूर्वी रोमन से कुस्तुंतुनिया का पतन, उसकी वजह से भौगोलिक खोजों की वजह से आपको देखने का पड़ेगा आधुनिक पश्चिम का उद्भव होगा 14वीं से 18वीं शताब्दी में। इसके अंदर आपको मैंने बताया था व्यावसायिक क्रांति, यानी व्यापारी वर्ग जो नई नई खोज करेगा, व्यापार वाणिज्य से लाभ कमाएगा, लाभ कमा के उसी पैसे से वो राजतंत्र को मजबूत बनाएगा। राजतंत्र अब सामंतों और चर्चों से क्या है? मुक्ति पाना चाहता है। उस सिनोरी के अंदर आप आधुनिक पश्चिम की तरफ विकसित होंगे। 14वीं से 18वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूँ। पहले मैं व्यावसायिक क्रांति की बात करता हूँ। व्यावसायिक क्रांति 16वीं सदी की है। ठीक है, इस सदी के अंदर आपको देखने को मिलेगा भौगोलिक अन्वेषण। भौगोलिक अन्वेषण में क्या है? नए नए क्षेत्र ढूंढे जाने लगे। जैसे आपको मालूम है, पहले अब तक जब व्यावसायिक क्रांति नहीं हुई थी, उससे पहले रोम यानी इटली पूरा नगर राज्य था विकसित, लेकिन जब भौगोलिक अन्वेषण हो गया और नए नए राज्य खोजे गए तो फिर आपके नए नगर राज्यों का निर्माण हुआ, जिसके अंदर आपके लंदन, लिवरपूल, एम्स्टर्डम ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार उपनिवेशीकरण को प्रोत्साहन का मतलब यह है कि अब व्यापारी वर्ग को जो व्यापार वाणिज्य हो रहा था उसके लिए एक क्षेत्र विशेष चाहिए था। उसके बाद जो सामान वो उत्पाद निर्मित कर रहे थे उसको बेचने के लिए उन्हें बाजार चाहिए था, इसलिए उपनिवेशीकरण को प्रोत्साहन। इसके लिए फिर राजतंत्र को मजबूत करना चाहिए। यूरोप में सामंती और स्थिर अर्थव्यवस्था अब गतिशील और पूंजीवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर होती है। क्यों? क्योंकि अब आपकी ये देखने को मिला है जो सामंती व्यवस्था थी वो बंद अर्थव्यवस्था थी, जिसकी वजह से वो वहीं तक सीमित हो जाती थी। उत्पादन और वितरण के संगठन में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे गिल्ड श्रेणी, इसमें पुटिंग आउट पद्धति का इस्तेमाल होने का। पहले सामान के बदले सामान, इस तरह से व्यापार वाणिज्य हो जाता था। यहाँ पुटिंग आउट यानी मतलब कि आप एक क्षेत्र विशेष से व्यापार करेंगे, बदले में उसको पैसे देंगे।
वितरण की प्रणाली और मुद्दा है बैंकिंग व्यवस्था। वितरण की प्रणाली, अब आपको मालूम है वितरण की प्रणाली पहले एक किराने की दुकान की तरह थी, लेकिन अब व्यापार वाणिज्य बड़ा पूंजीवाद क्या हो गया, तो नए नए ज्वाइंट कंपनी बनने लगी, ठीक है, ज्वाइंट कंपनी बनी रही, रेगुलेटिंग कंपनियां बनने लगी। मुद्दा है बैंकिंग व्यवस्था, ठीक, ये व्यवसाय क्रांति 16% होगी। अब इसके बाद में अगला चरण आता है वाणिज्यवाद। अब देखो सीधी सीधी बात है, जब व्यावसायिक क्रांति व्यापारी वर्ग के हित में थी, व्यापारिक वर्ग के हित में थी, तब तो वो क्या कह रहे हैं, व्यावसायिक क्रांति। जब वाणिज्यवाद, जब ये राष्ट्र और राजा के हित में समाहित होने लगी, राजा और राष्ट्र के हित में होने लगी, तो ये कहने लगी वाणिज्यवाद। अब जिस तरह से इनको लाभ मिल रहा था, उस तरह से राजा की भी इच्छा हुई इस लाभ को मैं भी प्राप्त करूँ। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इसका राष्ट्र वाणिज्यवाद किया। राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थी, लेकिन आर्थिक कार्यक्रम उद्देश्य था, ठीक है, राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर आर्थिक कार्यक्रम उद्देश्य, जिससे राष्ट्र और राजतंत्र को शक्तिशाली बनाना था। नवीन प्रवृत्तियों के कारक बुलियनवाद। बुलियनवाद का मतलब होता है कीमती वस्तुएं, कीमती धातुओं का संग्रह। जिसके पास जितनी कीमती धातु होगी, सोना चांदी, इसके तो उसका उतना ही वर्चस्व होगा, ठीक है, बुलियनवाद। उसके बाद आपको व्यापार जिसे, यानी इस टाइम ये अवधारणा बन गई, आयात आप कम से कम कीजिए और निर्यात सबसे ज़्यादा कीजिए। इसकी वजह से आपकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर स्थिति सुदृढ़ बने। उपनिवेशवाद, अब जितने भी ये नए नए खोज, भौगोलिक खोज हो रही थी, जो भौगोलिक अन्वेषण हुआ था, नए नए क्षेत्र मिले थे, उन पे कब्जा करने की होड़ मिल गई, होड़ मच गई, जिसके अंदर ब्रिटेन, फिर उसके बाद फ्रांस, उसके बाद पुर्तगाल, स्पेन, ये सब के सब इसमें कूद गए। जिसके पास जितने उपनिवेश होंगे उसका व्यापार वाणिज्य उतना उन्नत होगा। इस तरह से आपको देखने को मिलेगी बुलियनवाद, व्यापार अधिशेष, उपनिवेशवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद। आर्थिक राष्ट्रवाद का मतलब हो गया आपके उत्पादन पे बल और आर्थिक स्वावलंबन, यानी आपके खुद के ही अधिक से अधिक प्रोडक्ट, जो भी उत्पाद होंगे वो आपके खुद के ही देश के बने होने चाहिए और आपको स्वावलंबन करने के लिए। इसको आज एग्जाम्पल से आप कोर्स कर सकते हैं, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया इसी की प्रकार की पद्धति है कि आप आर्थिक राष्ट्रवाद, अपना पैसा अपने पास रह जाए, बाहर अपना पैसा नहीं जा पाए, यह आर्थिक स्वावलंबन का एग्जाम्पल। उसके बाद एक बीच में फेज आता है जिसे बोलते हैं संक्रमण काल, कंसेशन एज। इसके अंदर क्या होता है कि जो मध्यकाल के अंदर आप सामंतवादी व्यवस्था देखी, रूढ़िपद सामंतवादी व्यवस्था देखी, छठ की सर्वोच्चता देखी, इन सबको तोड़ते हुए आधुनिक युग की ओर आप अग्रसर हो रहे हो। सामंतवाद का तो पतन हो रहा है और पूंजीवाद का उदय हो रहा है। वैचारिक जो सोच है वो धर्म से उठ के किसकी तरफ आकर्षित हो रही है, अब आपके किसके खुद की वास्तविक सोच की ओर अग्रसर हो रही है। अब मानव खुद ने सोचने समझने की शक्ति डेवलप हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर वो तर्कवाद और बुद्धि दोनों का उपयोग करते हुए जितना भी मानव का भला हो सके उस तरह के कार्य करना पसंद करता है। पहला आपके संक्रमण काल में सामंतवाद का पतन, उसके बाद 2 खेत प्रणाली की जगह 3 खेत प्रणाली, यानी अधिक से अधिक लाभ कमाना, यानी एक फसल नहीं 3 फसलें एक साथ की जानी। बंद अर्थव्यवस्था, मैंने आपको सामंतवाद में बताया था, बंद अर्थव्यवस्था एक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था थी जिसमें व्यापार वाणिज्य एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गई, खुली अर्थव्यवस्था हो गई, व्यापार का सामान जिसमें क्वालिटी है उतना सामान आप बाहर बेच सकते हैं, बदले में आपको मुनाफा होगा। राजतंत्र का उदय होता है। राजतंत्र का उदय का मतलब हो गया, अब राजा को सुदृढ़ करने के लिए व्यापारी वर्ग ने सहयोग दिया। व्यापारी वर्ग चर्च और कुलीन वर्ग इन दोनों से मुक्ति पाना चाहता था, इसलिए राजतंत्र का उदय करना आवश्यक था। वैचारिक क्रांति, विचार जब ये विचार रूप में था तो ये कौन सी क्रांति हो गई, पुनर्जागरण। वैचारिक परिदृश्य में वैचारिक क्रांति में आएगा पुनर्जागरण। इसके अंदर जो मानव रूढ़िवादिता सोच, जिस प्रकार से वो चर्च की सर्वोता जैसे कथनी वैसी जैसे उन बातों को मान लेना, इन सब के ऊपर तर्क वितर्क की बातें करने लगी। अब नवीन खोजें भी हो चुकी थी, वैज्ञानिक युग भी आ चुका था, ग्रह पृथ्वी गोल थी, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाता है। गैलीलियो, ये दुनिया भर के आपके क्या हुआ खोज की वजह से उनका दिमाग विकसित होने लगा, वो सोचने लगे। उत्सुकता है, खोजी दृष्टि, साहसिक मनोभाव, मानववाद। मानववाद ने अब ये परलौकिक और ये क्या नाम है मोक्ष की पद्धति को छोड़ के ये लौकिक जो मैं सुख पालूँ वही सुख हो सकता है। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता आधुनिक काल की धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में नहीं है। इसमें पादरी वर्ग जो कथनी और करनी में जिनमें अंतर था उसके बारे में बात की जा रही है। इसके अंदर आपको देखने मिलेगी पादरी का विरोध होने लगा।
वाल्तिया जो ब्रिटेन के अंदर, अभी प्रबोधन के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा, वाल्तिया जो ब्रिटेन में गया, उसने बोला कि राजा की निकुंजता और चर्च की सर्वोच्चता पे पहाड़ करने पे ही क्या होगा, एक अच्छा लोकतंत्र या गणतंत्र स्थापित होगा। तो धर्मनिरपेक्षता। अब धर्म सुधार के लिए दो शब्द आपको मिलेंगे, प्रति धर्म सुधार और प्रोटेस्टेंट। प्रति धर्म सुधार यानी आपकी जो रूढ़िवादिता कैथोलिक धर्म, अब मैंने आपको बताया था कल, पश्चिमी रोमन साम्राज्य ये कभी समाप्त नहीं हुआ। पश्चिमी रोमन साम्राज्य फिर वो पवित्र रोमन साम्राज्य में चेंज हो जाता है सार्लेमा के नेतृत्व में। उसके बाद पवित्र रोमन साम्राज्य फिर बाद के अंदर जब क्रूसेड होता है तब तक वो किसका साथ देता है, पॉप का। पॉप की कैथोलिक चर्च के पॉप के साथ वो हमेशा बना रहता है, ठीक है। अब ये कैथोलिक चर्च में जो आडंबर युक्त प्रवृत्तियाँ आ गई थी, जो उनके व्यभिचारी और विलासितापूर्ण जीवन था, उसका विरोध प्रारंभ हुआ। तो विरोध प्रारंभ हुआ तो अब उसके अंदर सुधार की आवश्यकता हो, तो इससे बोलते हैं प्रति धर्म सुधार। यानी कैथोलिक चर्च में जो बुराइयाँ, रूढ़िवादिता, इस प्रकार की अनैतिकता आ गई थी, उनको दूर करने का जो था प्रति धर्म सुधार आंदोलन में देखने को मिलता है। उसके बाद प्रोटेस्टेंट आंदोलन। प्रोटेस्टेंट आंदोलन उद्देश्य तो होता है इसका धार्मिक, लेकिन ये दिखने को तो धार्मिक दिख रहा था, लेकिन तात्कालिक ये आर्थिक और राजनीतिक कार्य के रूप में प्रगसर होता है, ठीक है। इसमें ये प्रोटेस्टेंट वही है, मार्टिन लूथर जर्मनी का जब वो घूमने आता है रोम में वो देखता है कि पॉप की विलासिता, उसकी क्या नाम है, व्यभिचारिता, उनको देख के वो उसका प्रोटेक्ट करता है। लास्ट में आपको देखता है पाप मोचन पद पे उसका विवाद हो जाता है। तो प्रोटेस्टेंट आंदोलन इस तरह से प्रभावित होता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन इसका मेन कारण तात्कालिक आर्थिक और राजनीतिक। राजा को भी अब चर्च से मुक्ति चाहिए थी, उसका संसाधन उन्होंने प्रोटेस्टेंट आंदोलन को बनाया, इसको सहयोग प्रदान किया। सहयोग प्रदान करने से कि राजा इन प्रोटेस्टेंटों यानी चर्च से मुक्त हो जाए, इसका प्रयास किया गया। अब इसके यानी इसको बढ़ाने के मेन 3 कारण माने जाते हैं, महाजनपद, मुनाफाखोरी, कुलीन वर्ग और महत्वाकांक्षी राष्ट्र। महत्वाकांक्षी राष्ट्र तो आप समझ गए, राजा को चर्च से मुक्ति चाहिए थी, इसका सहयोग किसने किया, प्रोटेस्टेंट का। महाजनपद और मुनाफाखोरी ये आपको देखने को मिलता है वैदिक सभ्यता के अंदर। बौद्ध और जैन धर्म ने मुनाफाखोरी और सूदखोरी को वाजिब माना, लेकिन वैदिक धर्म ने इसको वाजिब नहीं माना। इस वजह से वो पतन किया और वो अग्रसर होता है, इस प्रकार से ये फेमस हो जाता है। कुलीन वर्ग के हित जर्मनी के अंदर अब तक जब आपकी सामंतवादी व्यवस्था व्यवस्था के कारण आपको देखने को मिलता है कि किस प्रकार सामंतवादी व्यवस्था में कि सर्वोच्च पे तो सम्राट था, ठीक है, सर्वोच्च बिंदु पे तो कौन था, सम्राट था, उसके अधीनस्थ फिर बड़ा सामंत, छोटा सामंत, इस प्रकार से कषक। अब ये वर्ग क्या करता था, सामंत वर्ग इसकी रक्षा करता था, बदले में इससे क्या लेता था, कर लेता था। तो इस तरह से मैनर सिस्टम डेवलप था। ये मैनर सिस्टम क्या हुआ, जब आपका पूंजीवाद आया तो ये मैनर सिस्टम खत्म हो गया पूंजीवादी व्यवस्था में। अब ये मैनर सिस्टम जब खत्म हुआ तो अब आपके कुलीन वर्ग के हित टकराने लगे। कुलीन वर्ग वो वर्ग होता था जिसको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलती थी और उसी से वह अपना जीवन यापन करता था, ठीक है। अब आपको इस तरह से आप पहुंच जाएंगे आधुनिक पश्चिम का उद्भव। अब अगला मेरा टॉपिक होगा प्रबोधन। प्रबोधन में मैं पहले राष्ट्रीय राज्य का उद्भव बताऊंगा, जिसके अंदर मैं बात करूंगा आपसे कि किस प्रकार राष्ट्रीय राज्यों का उद्भव हुआ, उसके बाद प्रबोधन, ठीक है। नमस्कार।